हेलो गाइस, तो मैं हूं पिंकी पालीवाल और आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में। हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ना दो कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो हमारा चैप्टर है, यानी कि जो चैप्टर नंबर 3 है अपनी क्लास 12th का, तो हम वो पढ़ने वाले हैं आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। नाउ लेट्स सी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि जो कंडक्टेंस होती है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, एक इलेक्ट्रोलाइट की और एक मेटल की। ठीक है, कंडक्टेंस मतलब कि आप ये मानो कि अगर कहीं पर करंट फ्लो कर रहा है तो वो क्यों फ्लो करता है, वो आयंस के कंडक्शन की वजह से करता है ना। देखो, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री मतलब कि केमिकल्स, इलेक्ट्रो मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, यानी कि आयंस की जो मूवमेंट होगी उससे जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास में, तो वो है हमारे पास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब आयंस की मूवमेंट को हम बोलते हैं कंडक्टेंस। ठीक है, अब देखो, सबसे पहला है हमारे पास में फैक्टर्स अफेक्टिंग, सी का मतलब होता है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कोई इलेक्ट्रोलाइट है आपके पास में, ठीक है, और नेक्स्ट मैंने लिखा है फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर। दोनों में फर्क क्या है, इलेक्ट्रोलाइट और मेटेलिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर का मतलब है जैसे आपकी कॉपर की वायर हो गई या आपकी एल्यूमिनियम की वायर हो गई, ठीक है, हमारे पास में सिल्वर की वायर होगी हमारे पास में, तो ये क्या है, मेटल्स है, मतलब पूरी की पूरी वायर आपकी मेटल की ही बनी हुई है, तो वो हमारे कहलाते हैं मेटेलिक कंडक्टर। जबकि अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं तो इलेक्ट्रोलाइट यानी कि आपके पास में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करने पर जो केमिकल्स आपके ब्रेक डाउन हो जाएं या जो कंपाउंड्स आपके ब्रेक डाउन हो जाएं आयंस के अंदर, वो कहलाते हैं इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कि अगर मैं यहां पर एक एग्जांपल लूं एल्यूमिनियम सल्फेट का, तो एल्यूमिनियम सल्फेट एक इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि जैसे ही आप इसको पानी के अंदर डिसॉल्व करोगे और इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो ये आपके पास में ब्रेक डाउन हो जाएगा 2Al3 पॉजिटिव एंड 3SO42 नेगेटिव आयंस के अंदर, यानी इसने क्या दे दिए, आयंस दे दिए, तो ये क्या है हमारे पास में इलेक्ट्रोलाइट। जबकि अगर हम मेटल्स के बारे में बात करते हैं तो वो आपके पास में आयंस नहीं देते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है, जब हम कंडक्टेंस के बारे में पढ़ते हैं किसी इलेक्ट्रोलाइट की, तो सबसे पहला है आपके पास में नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से हम यहाँ पर क्या समझें कि आपका कैसा इलेक्ट्रोलाइट है। एक इलेक्ट्रोलाइट है जो आपका इजीली डिसॉल्व हो रहा है वाटर के अंदर और आयंस दे रहा है, एक है जिसको टाइम लग रहा है, तो ये क्या है आपके पास में नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मतलब देखो, इलेक्ट्रोलाइट है तो इलेक्ट्रोलाइट भी ना दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारे पास में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है कि जो आपका वाटर के अंदर जाने के बाद में कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाए और क्या दे दे, हमें आयंस दे दे, यानी पूरा का पूरा टूटकर आपने मान लिया कि 1 चम्मच इलेक्ट्रोलाइट डाला तो पूरा का पूरा क्या हो जाए, आयंस के अंदर टूट जाए, तो वो कहलाएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन आपने क्या करा, वीक इलेक्ट्रोलाइट, मान लिया कोई आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया 1 चम्मच, आप उसको डिसॉल्व करने जा रहे हो किसी के अंदर, भाई इसके आयंस दे दे, तो वो क्या करेगा, जितना वो इलेक्ट्रोलाइट था वो पूरा का पूरा आयंस के अंदर नहीं टूटेगा, तो वो हमारा कहलाता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है हमारे पास में। अब देखो, ये हो गया नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। वीक एंड स्ट्रॉन्ग हमने यहां पर पढ़ लिया, वीक एंड स्ट्रॉन्ग हमारे पास में। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास में साइज ऑफ आयंस के बारे में। जब हम साइज ऑफ आयंस के बारे में बात करें तो देखो, जितना ज्यादा छोटा साइज होगा ना आयन का, उतनी ज्यादा उसकी कंडक्टेंस होगी। मतलब समझो, देखो एक क्या है, एक आपके पास में बहुत भारी सा मोटा सा आयन है, उसको मूवमेंट करने के लिए क्या होगी, दिक्कत होगी। जब भी वहां पर अगर आपका छोटे साइज का आयन होगा तो उसके अंदर मूवमेंट करना उसके लिए आसान होगा हमारे पास में। तो वही चीज यहां पर लगती है कि आपके पास में जो स्मॉल साइज का आयन होगा उसकी कंडक्टेंस क्या होगी, ज्यादा, और जो लार्ज साइज का आयन होगा उसकी कंडक्टेंस क्या होगी, आपकी कम होगी। ये चीज क्लियर होगी हमारे पास में। जितना छोटा आयन उतनी ज्यादा कंडक्टेंस, जितना बड़े साइज का आयन उतनी कम कंडक्टेंस। अगला है हमारे पास में नेचर ऑफ सॉल्वेंट।
यानी कि आप जिस चीज के अंदर उस इलेक्ट्रोलाइट को डालकर डिसॉल्व कराने वाले हो उसका कैसा नेचर है। सॉल्वेंट किस सब्सटेंस को बोलते हैं जिसके अंदर आप सॉल्यूट को डिसॉल्व कराओगे। यहां इलेक्ट्रोलाइट क्या है, आपका सॉल्यूट है। जैसे आप पानी के अंदर चीनी को डिसॉल्व कराते तो पानी क्या है, आपका सॉल्वेंट है, और चीनी क्या है, सॉल्यूट है। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट का आपका ये होता है कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, आपके आयनिक होते हैं, ठीक है हमारे पास में। तो क्या होता है, अगर आपका पोलर सॉल्वेंट होगा कोई, पोलर सॉल्वेंट से ये समझो कि पोलर सॉल्वेंट हम उन सॉल्वेंट को बोलते हैं जिनके अंदर क्या हो, आयंस बने। तो अगर आप पोलर सॉल्वेंट के अंदर किसी इलेक्ट्रोलाइट को डालोगे तो वो क्या करेगा, आपके पास में ज्यादा कंडक्टेंस देगा, जबकि नॉन पोलर इलेक्ट्रोलाइट आपका जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा वो आपकी इतनी कंडक्टेंस नहीं देगा। क्योंकि हमने एक थ्योरी पढ़ते हैं दैट लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब आयनिक कंपाउंड आयनिक सॉल्वेंट के अंदर ही डिसॉल्व होना पसंद करेगा और नॉन आयनिक के अंदर ही। तो जो आपके पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, मतलब अगर पोलर सॉल्वेंट है तो उसके अंदर कंडक्टेंस आपकी ज्यादा आएगी, नॉन पोलर के अंदर नहीं आएगी, ठीक है। तो हमारे पास में सबसे पहले तो किसके ऊपर डिपेंड कर गया, पोलर सॉल्वेंट के ऊपर हमारे पास में, भाई सॉल्वेंट पोलर है या कैसा है। दूसरा करता है विस्कोसिटी के ऊपर। विस्कोसिटी का मतलब ऐसे समझो, एक तो शहद है, हनी है, और एक हमने पानी ले लिया। आप उन दोनों को ना फर्श पे डाल दो तो देखो हनी की बूंद जहां पर गिरी होगी वहीं की वहीं रहेगी, और जो आपके पास में क्या होगा, वाटर होगा, वो आगे फैलकर चला जाएगा। ठीक इसी चीज को बोलते हैं, जो जितना ज्यादा गाढ़ा होगा उस चीज की विस्कोसिटी उतनी ज्यादा होगी, और जो जितना ज्यादा कम गाढ़ा होगा, मतलब पानी क्या है, गाढ़ा नहीं है ना आपके पास में, यानी थिक नहीं है, तो उसकी विस्कोसिटी कम है। तो अगर आपके सॉल्वेंट की विस्कोसिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। जितनी कम विस्कोसिटी होगी उतनी ही जो आयंस है उनको मूवमेंट करानी है, जब वो चलेंगे तभी तो आपके पास में काम बनेगा ना, यानी कंडक्टेंस आएगी। तो जितनी कम विस्कोसिटी उतनी ही ज्यादा क्या होगी हमारे पास में, कंडक्टिविटी। ठीक है, यहां तक की बात। आगे है हमारे पास में फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर, यानी मेटेलिक कंडक्टर। देखो अगर मेटेलिक कंडक्टर है तो सबसे पहले वो डिपेंड करेगी नेचर ऑफ मेटल के ऊपर। भाई मेटल कैसा है आपके पास में, ठीक है, तो इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी आपके पास में, भाई मेटल जल्दी इलेक्ट्रॉन देने वाला है या लेट इलेक्ट्रॉन देने वाला है, मतलब उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कैसा है, उस चीज के ऊपर। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। भाई मेटल का स्ट्रक्चर कैसा है आपके पास में, उस चीज के ऊपर डिपेंड करती है। एंड नेक्स्ट है टेम्परेचर के साथ में, टेम्परेचर का इंपॉर्टेंट बताऊंगी। मेटेलिक कंडक्टर के बारे में ना हमारे इतने ज्यादा पॉइंट बनते नहीं है हमारे पास में। जैसे देखो नेचर ऑफ मेटल मैंने बता दिया, भाई कैसा उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होगा। स्ट्रक्चर ऑफ मेटल से समझो कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, भाई कैसा उसका आउटर स्ट्रक्चर है, भाई कौन सी शेल के अंदर आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर न्यूक्लियस से दूर वाली शेल के अंदर होगा तो वो इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर देगा, न्यूक्लियस से पास वाली शेल के अंदर होगा तो इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जितना न्यूक्लियस से पास उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो नहीं ले पाएगा जल्दी, क्योंकि न्यूक्लियस उसको पकड़ के रखेगा। जितना ज्यादा दूर जाता चला जाएगा उतनी जल्दी वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। यहां तक की बात समझ में आती है हमारे पास में। अब देखो आगे हम बात करते हैं, ठीक है, ये तो हो गया नेचर एंड स्ट्रक्चर। अब मैंने ऊपर भी एक पॉइंट छोड़ दिया था, वो था टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ाने से इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस करती है इंक्रीज। सी से मैंने बोला था क्या होता है आपके पास में, कंडक्टेंस, यानी कि टेम्परेचर के बढ़ाने से कंडक्टेंस क्या करती है हमारे पास में, इंक्रीज करती है। कैसे समझो, देखो अगर आपने क्या कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर के बढ़ने से आयंस में क्या होती है, मूवमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो अब यूं भी देखो, आप एक गर्म पानी के अंदर किसी चीज को डिसॉल्व करो और एक ठंडे पानी के अंदर, गर्म पानी में क्या होता है, कोई चीज जल्दी डिसॉल्व हो जाती है, क्योंकि पार्टिकल्स क्या करते हैं, एनर्जी को गेन करते हैं। एक तो उनकी खुद की एनर्जी थी, एक बाहर से आपने एनर्जी सप्लाई कर दी तो वो जल्दी जल्दी मूवमेंट करेंगे। ठीक है, मतलब ये देखो कि कोई चीज एक तो शांति से बैठी थी, एक आपने उसको भाई भड़का दिया तो क्या होगा, वो जल्दी जल्दी इधर उधर फैलेगी ना, इधर उधर, और मूवमेंट ऑफ आयंस को क्या बोलते हैं हम, कंडक्टेंस। ठीक है, तो यानी कि इलेक्ट्रोलाइट के केस में टेम्परेचर को बढ़ाने से कंडक्टेंस क्या करती है, इंक्रीज करती है। लेकिन अगर हम मेटल्स की बात करें तो मेटल्स के अंदर टेम्परेचर के बढ़ाने से कंडक्टेंस डिक्रीज होती है। ये पॉइंट हमेशा याद रखना कि मेटल्स के अंदर कंडक्टेंस डिक्रीज करती है और इलेक्ट्रोलाइट के अंदर बढ़ती है। अब ऐसा क्यों होता है, रीजन ये है हमारे पास में कि अब देखो
क्या होता है कि मेटल्स के अंदर जो आपके एटम्स हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, बॉन्ड होते हैं किसी दूसरे बॉन्ड के, मतलब एक मेटल दूसरे मेटल के साथ में बॉन्ड होगा, यानी इन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा दोगे तो उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है, यानी वो जो बॉन्ड नहीं भी टूटने चाहिए था वो टूटने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से कंडक्टेंस क्या कर जाती है, हमारे पास में डिक्रीज कर जाती है। तो ये चीज हमारे पास में क्लियर होगी यहां पर। अच्छा, आगे देखो, ये दो चीज तो हमने देख ली। अब यहां पर आगे है अफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कि कंसंट्रेशन का क्या फर्क पड़ेगा कंडक्टेंस पे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे एंड मोलर कंडक्टिविटी पे। सी का मतलब होता है कंडक्टेंस, इसको खाफा बोलते हैं, ये होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और ये होती है हमारे पास में मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो देखो इसमें सिर्फ ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, पहली बात तो कि कौन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, किसके ऊपर वॉल्यूम के ऊपर चेंज आएगा, 1000 बार पूछा जाता है हमसे क्वेश्चन। देखो तो इसमें हमें ये चीज याद रखनी है, इस जो एक खाफा है ना, इस खाफा को तो हमें अलग से पढ़ना है, और कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी को हम इकट्ठा पढ़ेंगे। सी से कंडक्टेंस था, खाफा मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और ये होती है मोलर कंडक्टिविटी। देखो तो जो खाफा होता है ना, ये डिक्रीज करता है विद इंक्रीज ऑफ कंडक्टेंस, यानी कि जो आपकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है वो घटेगी जैसे जैसे क्या होगा, आप कंसंट्रेशन को डिक्रीज करोगे। कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने का मतलब क्या है कि आपने क्या लिया, एक गिलास पानी लिया था, पहले उसके अंदर आपने 2 चम्मच चीनी डाली थी सपोज, ठीक है हमारे पास में, या नमक का एग्जांपल हो क्योंकि सॉल्ट एक इलेक्ट्रोलाइट है, शुगर तो चलो ऑर्गेनिक कंपाउंड है अपना, हमने NaCl डाल दिया उसके अंदर। ठीक है, पहले क्या था, एक गिलास के अंदर 2 चम्मच NaCl था, ठीक है। अब आपने क्या करा, उसके अंदर 1 गिलास पानी और डाल दिया। अब क्या है, 2 गिलास पानी है लेकिन उसमें नमक 2 ही चम्मच है, यानी सॉल्ट जो है आपका NaCl वो 2 ही चम्मच है, यानी आपने क्या करा, वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया, तो एक तरीके से नंबर ऑफ आयंस क्या कर गए होंगे, सॉल्ट के डिक्रीज कर गए होंगे ना, क्योंकि पहले वो 1 गिलास पानी में थे, अब 2 गिलास पानी के अंदर है, तो नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज कर गए। तो इसका मतलब क्या होता है, मान लिया इस चीज को समझ गए ना कि 2 गिलास के अंदर वो घट जाएगा, मतलब कि अगर आप थोड़े थोड़े, अगर आप उसमें से 1 चम्मच पानी को पीकर देखोगे तो वो आपको कम सॉल्टी लगेगा, क्योंकि एक छोटी सी वॉल्यूम को अगर मैं मेजर करूं तो वहां पर क्या होगी, उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई है सॉल्ट की, ठीक है, उसके आयंस की कंसंट्रेशन। तो जो खाफा होता है ये डिक्रीज करता है विद डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन घटेगी तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। खाफा होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब घट जाते हैं, मतलब अगर आप 1 सेंटीमीटर क्यूब की वॉल्यूम लोगे तो उसके अंदर आयंस का नंबर क्या कर जाता है, घट जाता है, जब आप कंसंट्रेशन को घटाते हो। कंसंट्रेशन घटाने का मतलब होता है जब आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हो, ठीक है हमारे पास में, जैसे हमने और पानी मिला दिया था। नेक्स्ट है सी मतलब कंडक्टेंस, एंड ये होता है मोलर कंडक्टेंस, ये इंक्रीज करती है डाइल्यूशन के साथ में। रीजन क्या होता है कि कंडक्टेंस और जो मोलर कंडक्टेंस है ये डिपेंड करती है पूरी की पूरी वॉल्यूम के अंदर। अब समझो, पूरी की पूरी वॉल्यूम मतलब देखो कैसे, अब आपने क्या किया, एक चीज होती है कि जितना ज्यादा आप किसी चीज को डाइल्यूट करते हो ना तो आयंस के बीच में डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है, पता है भी हमें। हम डाइल्यूट करेंगे 2 गिलास पानी, पहले 1 गिलास पानी में मान लिया कि वो 2 चम्मच जो आपका सॉल्ट था उसके जो आयंस थे या पार्टिकल्स थे वो पास पास प्रेजेंट थे। जैसे ही आपने क्या करा, 2 गिलास पानी कर दिया तो वो आयंस क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे अपने पास में। अब केमिस्ट्री ये बोलती है कि जैसे ही आप क्या करोगे, डाइल्यूशन करोगे, तो नंबर जो मतलब उन आयंस के बीच में जो जगह थी ना वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और अगर उनके बीच में स्पेस ज्यादा हो गया तो वो अच्छे से मूवमेंट कर पाएंगे, ठीक है। ये दोनों किस चीज के ऊपर डिपेंड करती हैं, आयंस की मूवमेंट के ऊपर, कि जैसे ही आप किसी चीज को डाइल्यूट करोगे तो आयंस की मूवमेंट बढ़ जाएगी, और आयंस की मूवमेंट बढ़ जाएगी इसीलिए कंडक्टेंस और आपके पास में मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। ये चीज याद रखना, ये डिपेंड करेगी कितने आयंस है पर सेंटीमीटर क्यूब पे, लेकिन ये डिपेंड करती है आपके पास में कि आपके पास में आयंस की मूवमेंट बढ़ी कि नहीं बढ़ी डाइल्यूशन करने पर। तो डाइल्यूशन करने पर आयंस की मूवमेंट बढ़ जाती है क्योंकि उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ने की वजह से उनकी मूवमेंट आसान हो जाती है, एक दूसरे टकराने के चांसेस कम हो जाते हैं, आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। तो कंडक्टेंस और जो मोलर कंडक्टिविटी होती है डिपेंड करती है होल वॉल्यूम के ऊपर, यानी इसकी जब हम वैल्यू निकाल लेंगे तो वो क्या होएगी, मान लिया डिवाइड में वॉल्यूम आया तो आपके पास में वैल्यू घट जाएगी, जबकि इसमें देखिए हमारे पास में पूरी की पूरी वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड कर रही है। एक तो आपने क्या करा, 50 को आपने 100 से डिवाइड करा, ठीक है हमारे पास में। एक आपने क्या करा,
1000 को 100 से डिवाइड करा। अब देख यूं समझ के देखो, सिर्फ उतना समझो कि ये तो डिपेंड करती है एक छोटी सी एरिया के ऊपर, जबकि ये डिपेंड करती है कि पूरी की पूरी वॉल्यूम के अंदर क्या चेंज आया आपके पास में। ये चीज समझ में आ रहे हो? बस ये चीज समझनी है कि ये छोटे से एरिया के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन इसे सिर्फ एक छोटे से एरिया से कोई मतलब नहीं है कि एक एरिया के अंदर आयंस घटे या ना घटे। इसे मतलब है कि ओवरऑल क्या हमें फायदा हुआ, कि आयंस की मूवमेंट बढ़ी। तो ये चीज हमें याद रखनी है कि इन दोनों के अंदर फर्क क्या है। इसकी वैल्यू घटती है जबकि इसकी वैल्यू बढ़ती है हमारे पास डाइल्यूशन के साथ में। ठीक है, अब दो ग्राफ मैंने बनाए हैं, एक ग्राफ है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए और एक है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। डायरेक्टली पेपर में एमसीक्यू के अंदर यू भी दिया जाता है कि ग्राफ देगा और बोलेगा कि कौन सा किसका ग्राफ है, टिक द मार्क, मतलब टिक मार्क वाले क्वेश्चन में, या फिर हम पेपर में हमें बनाना भी आता है बहुत बार, या सेशन रीजनिंग वाले क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो इस वाले तरीके से हम देखें, ये होती है आपके पास में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये होती है मोलर कंडक्टिविटी। जो मैंने ए लिखा है माइनस का ए, ये आपको स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, और नीचे आती है आपके पास में कंसंट्रेशन, यानी कि मैंने एम से रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि मोलारिटी भी तो एक कंसंट्रेशन को मेजर करने की आपकी एक क्वांटिटी है, मतलब एक तरीका है मोलारिटी। तो यहां से ना ये इक्वेशन निकल कर आती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, दैट मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू माइनस ए ऑफ मोलारिटी इनटू में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, हमें तीन चीजों से मतलब है, इससे, इससे और मोलारिटी वाले से। इसको मैं कंपेयर करूं तो एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में c। इसमें हम कंपेयर करें तो m होता है स्लोप, और देखो मैंने यहाँ पर स्लोप ही लिखा हुआ है, और स्लोप किसके बराबर है, माइनस ए के बराबर, क्योंकि नीचे होता है x एक्सिस, ऊपर होता है y एक्सिस। तो x एक्सिस पे मैंने क्या ले रखा है, रूट ऑफ m ले रखा है, y एक्सिस पे मैंने क्या ले रखा है, यहाँ पर आपके पास में मोलर कंडक्टिविटी ले रखा है, और c यहाँ पर होता है इंटरसेप्ट। यह स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, आप देखो तो एक पॉइंट आने के बाद में ग्राफ एक सीधी लाइन पर जा रहा है ना, तो यह है हमारे पास में स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ठीक है, अब जो ये c होता है ना, इसका मतलब होता है इंटरसेप्ट, कि भाई ग्राफ आपका काट कहां पर रहा है, मतलब कट कहां पर कर रहा है। मतलब कि मान लिया अगर इस तरीके का कोई ग्राफ है और यहां से आपका कोई ग्राफ जा रहा है, तो ये y एक्सिस को जिस पॉइंट पर काटता है ना, ये कहलाता है हमारा इंटरसेप्ट। और यहां पर इस c से कंपेयर करूं तो ये क्या है आपके पास में, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और यहां पर भी देखो इस वाले पॉइंट पे y एक्सिस के ऊपर काट रहा है, तो ये हो गया इंटरसेप्ट। यानी कि कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है आपके पास में, यहां तक ये ग्राफ इस तरीके से जाता है, उसके बाद ऐसे आगे इस वाल, मतलब क्या होता है, यहां तक तो ग्राफ ऐसे गया, बाद में जाना ऐसे चाहिए था पर थोड़ा सा ऊपर चला जाता है आपके पास में। ठीक है, हमारे पास में उसके लिए हमारे पास में अलग रूल होता है। ठीक, कि क्यों ऐसा होता है वो अभी हमें यहाँ पे नहीं पढ़ना। उसके बाद में है ग्राफ फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरीके से आता है हमारे पास में। यहां तक हमने ग्राफ नोट करा और ऊपर हम डॉटेड लाइन से शो कर देते हैं, क्योंकि देखो आगे कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रही, इसकी वैल्यू एक पॉइंट पर आकर फिक्स हो गई है। ठीक है, तो ये है हमारे पास में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ और ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ। अब जो एग्जाम में 1000 बार हमसे पूछा जाता है, दैट इज कोलरॉच लॉ। भाई कोलरॉच लॉ है क्या हमारे पास में, तो इस चीज से समझो कोलरॉच लॉ। मैं एक बार इधर वाला रफ कर रही हूं, फिर पूरा कोलरॉच लॉ समझाऊंगी कि क्या है। तो कोलरॉच लॉ हमें कुछ ये बोलता है कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, सबसे पहले देखो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, कोई इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लिया एल्यूमिनियम सल्फेट नाम का इलेक्ट्रोलाइट है। पहले देखो जब ये ब्रेक करेगा तो किसके अंदर टूटेगा, हमारे पास में यहां पर प्रोड्यूस होंगे 2Al3 पॉजिटिव आयंस एंड 3SO4 2 नेगेटिव आयंस। यहां तक की बात हमारे पास में क्लियर हो जाती है। अब देखो आगे हमारे पास में क्या है। ठीक है, ये आयंस बन गए हमारे पास में। तो जो द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, जो हमने एल्यूमिनियम सल्फेट लिया, वो बराबर होती है, इज इक्वल टू द सम ऑफ लिमिटिंग आयन कंडक्टिविटीज ऑफ आयंस। अब लिमिटिंग आयन कंडक्टिविटीज क्या होती है, सो लिमिटिंग आयन कंडक्टिविटी को हम इस तरीके से लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी। ठीक है, अब देखो, यानी अगर आपको इस एल्यूमिनियम सल्फेट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो ये होगी किसके, इससे जो आयंस बनेंगे इन दोनों की आयनिक मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर। ठीक है, यानी पहले देखो मैंने एक इक्वेशन लिखी, मैंने इस तरीके से लिखा,
इस एल्यूमिनियम की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, एल्यूमिनियम के आयन की, नॉट एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के आयन की। कितने से मल्टीप्लाई था, 2 से, तो हमने कर दिया 2 से। अब यहाँ पे देखो किसकी निकालनी है मुझे, लैम्डा नॉट ऑफ सल्फेट आयन की। कितने हैं हमारे पास में, 3, तो यानी कि इनकी जो भी वैल्यूज आएंगी जब इन दोनों को मैं सम टोटल कर दूंगी तो वो मुझे क्या देगी, आपकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। यही कहता है कोलरोच लॉ कि द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ लिमिटिंग आयन कंडक्टिविटीज ऑफ द आयंस, यानी सम होगा किसका, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ आयंस का, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आयंस इन वन फॉर्मूला। यानी कि अगर आप 1 मोल किसी का ले रहे हो तो उसके अंदर जो आयंस बनेंगे, यहां से हमने निकाली इनकी लिमिटिंग आयन कंडक्टिविटी, और जितने भी इसके नंबर ऑफ आयंस, जैसे एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव के 2 आयन बन रहे थे तो उससे क्या करना होता है हमें, मल्टीप्लाई। सल्फेट के 3 बन रहे थे तो 3। जैसे कोई और एग्जांपल देखो, सपोज पोटाशियम सल्फेट है, तो पोटाशियम सल्फेट किसमें ब्रेक डाउन कर जाएगा, 2K पॉजिटिव एंड SO4 नेगेटिव के अंदर अपने पास में। अगर मुझे यहाँ पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है पोटाशियम सल्फेट की, तो ये किसके बराबर हो जाएगी आपके पास में, लिमिटिंग आयन कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई में जितने नंबर आयंस बने थे, और यहाँ पर सल्फेट की लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी, और जितने भी आपके पास आयन बने थे, 1 बना था तो 1, और इन दोनों के सम के बराबर। तो ये था हमारा पूरा का पूरा कोलरोच लॉ। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है।